हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो एएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम जो हमने लास्ट क्लास में एक टॉपिक किया था जर्नल 11th कॉमर्स के लिए, तो आज हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या क्या समझाया था कि आपके टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से हैं। तो मैंने समझाया था 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तीनों की जो भी डेफिनेशंस हैं, जो भी उनमें हम कौन कौन से अकाउंट किस तरीके से ओपन करते हैं, उनकी रूल्स क्या हैं, वो सभी मैंने लास्ट क्लास में आपको अच्छे से समझाया हुआ था। तो कहने का मतलब इस क्लास को, जर्नल को आगे समझने से पहले लास्ट जो भी मैंने अभी तक 11th के लिए 2 क्लासेस डाली हैं, एक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और दूसरी जर्नल की बेसिक क्लास डाली है मैंने। तो दोनों ही क्लास आपको देखनी जरूरी है, तभी जाके ये क्लास आपको समझ आएगी अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हमारा मेन पॉइंट्स क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट होगा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, देखिए परचेज रिटर्न होता क्या है। सिंपली परचेज, गुड्स को खरीदना परचेज होता है हमारा, और गुड्स को सेल करना सेल होता है हमारा, बेचना सेल होता है हमारा। तो परचेज रिटर्न क्या है। मान लो हमने किसी से उधार में माल परचेज किया हुआ है, खरीदा हुआ है, और वो माल एज पर अगर कंडीशन नहीं मिला या फिर कुछ भी बेकार क्वालिटी का है, कुछ भी रीजन हो सकता है हमारा, कोई भी रीजन हो सकता है, हमने उसमें से वो माल वापस कर दिया हो या कुछ माल वापस कर दिया हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने राम से गुड्स खरीदा है 10,000 रुपीज का, तो गुड्स बॉट फ्रॉम राम ऑफ रुपीज 10,000। मैंने राम से 10,000 रुपीज का गुड्स खरीदा है। तो मैंने सिंपली इसी एंट्री को भी बात करता हूँ, आगे परचेज रिटर्न का बाद में पॉइंट डालते हैं। तो आपने इसकी जर्नल एंट्री क्या डाली होगी, आपने इसकी जर्नल एंट्री डाली होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, क्योंकि क्रेडिट में परचेज है, नाम मेंशन हुआ है, इस ट्रांजैक्शन में नाम दिया हुआ है मैंने, और कैश में नहीं बोला हुआ, तो मेरी कौन सी ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, राम से परचेज किया हुआ मैंने। अब देखिए 10,000 का मैंने परचेज किया। परचेज मेरा अगर नॉमिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचें तो नॉमिनल में एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, तो परचेज हमारा खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया, तो हमने परचेज को डेबिट कर दिया। और राम इसमें गिवर हो गया पर्सनल के रूल के अकॉर्डिंग, तो गिवर को हम क्रेडिट करते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अब देखिए बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम, इसकी नरेशन क्या होगी, गुड्स परचेज फ्रॉम राम। देखिए अब मैंने कहा कि गुड्स रिटर्न बाय राम ऑफ 2,000 रुपीज, फ्रॉम राम ऑफ रुपीज 2,000 रुपीज की गुड्स रिटर्न हो गई। अब देखिए इस एंट्री में मैं आपको थोड़ा समझा दूं, परचेज किया तो राम को क्रेडिट किया, ये मेरा क्रेडिटर है। मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में 2 पॉइंट समझाए थे, डेटर और क्रेडिटर क्या है। मैं थोड़ा अब इन पॉइंट्स को यहाँ पर भी डिस्कस करूंगा, थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट मैं डेटर और क्रेडिटर को ही डिफाइन कर देता हूँ पहले। अगर हम किसी को क्रेडिट में माल बेचते हैं, गुड्स सोल्ड करते हैं, तो जिसको भी हमने माल बेचा वो हमारा क्या है, डेटर, मतलब इन फ्यूचर वो हमको पैसे देगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर आपने आज किसी भी पर्सन को, अजय को आपने गुड्स बेचा और आपने बोल दिया कि हम 2 मंथ्स के लिए सेल कर रहे हैं, 2 मंथ के क्रेडिट का पीरियड दिया हुआ आपने, तो वो 2 महीने बाद आपको क्या देगा, पैसे देगा, तो वो आपका क्या है, डेटर। कहने का मतलब जब आप सेल कर रहे हो क्रेडिट में तो आपका डेटर बनता है, क्योंकि वो आपको पैसा देगा, देनदार जो आपको पैसे देने वाला है। ऐसे क्रेडिटर, अगर आपने किसी से उधार में माल खरीदा है तो आपको उसे पेमेंट करनी पड़ेगी इन फ्यूचर, तो आप क्या बने, अब मतलब आप उसके डेटर हो, लेकिन वो क्या है अब इस केस में आपका क्रेडिटर, क्योंकि वो आपसे पैसे लेने वाला है। आप मतलब मैं, आप या हम किसके लिए यूज करता हूँ, बिजनेस के लिए, कि आप बिजनेस के लिए अकाउंटिंग कर रहे हो, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बिजनेस ने किसी को उधार में माल बेचा है तो बिजनेस उससे पैसे लेगा, तो जिसको बेचा वो बिजनेस का डेटर। जब बिजनेस ने किसी से माल उधार में खरीदा है तो अब जिससे खरीदा है उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो वो बिजनेस का क्रेडिटर, लेनदार। तो देखिए इस केस में बिजनेस ने राम से उधार में माल खरीदा है, तो राम बिजनेस का क्या बना, क्रेडिटर बना, ठीक है। अब देखिए गुड्स रिटर्न फ्रॉम राम, अब हमने जो गुड्स खरीदी थी राम से
वो हमने वापस कर दी 2000 रुपए की। तो अब इस ट्रांजेक्शन में राम को रिसीव हो रहा है, तो राम को तो मैं कर दूंगा डेबिट, राम डेबिट टू, राम को गुड्स मिला है तो राम डेबिट टू, मेरे पास से क्या हो गया, गुड्स कम हो गया, टू परचेज रिटर्न, रिटर्न अकाउंट कितने का, अच्छा परचेज रिटर्न को मैं रिटर्न आउटवर्ड भी बोलता हूं सॉरी, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड इसका क्या मतलब है कि जो आउटवर्ड हमने माल वापस बाहर भेजा है, तो जब हम क्रेडिट में परचेज करेंगे तभी हम माल वापस भेजेंगे। तो राम अकाउंट डेबिट, राम डेबिट टू परचेज रिटर्न 2000 रुपीज है। इस केस में राम पहले मेरा 10,000 रुपए का क्रेडिटर था। अगर मैं दोनों ट्रांजेक्शन का समरी करके देखूं, फाइनली क्या कंक्लूजन है कि अब राम मेरा 8000 का क्रेडिटर है, क्योंकि उसको मैंने 10,000 से क्रेडिट कर दिया, 2000 से फिर डेबिट कर दिया, फाइनली वो 8000 से मेरा क्रेडिटर है। तो ऐसे ही अगर मैं अब हूं आपसे, ये तो था परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड ये क्या है, रिटर्न इनवर्ड क्या क्यों है इसका नाम, क्योंकि आपने किसी को माल बेचा, वो माल वापस आया, गुड्स वापस आई, तो रिटर्न इनवर्ड हुआ है, आपके पास इनवर्ड हुआ है। तो देखिए जैसे कि मैंने कहा कि आपने गुड्स सोल्ड टू अजय, आपने 10,000 रुपीज का गुड्स सेल किया है अजय को, तो गुड्स सोल्ड टू अजय ऑफ ₹10,000, आपने 10,000 रुपए का सेल किया, तो आप इसकी सर एंट्री कर डालोगे, अजय इसमें रिसीवर है और गुड्स आपके पास से गया, इनकम हुई, तो इनकम को आप क्रेडिट करेंगे, और अजय रिसीवर है तो उसे आप डेबिट करेंगे, तो एंट्री बनी आपकी अजय डेबिट टू सेल, क्योंकि इसमें गुड्स सोल्ड है, तो गुड्स को सेल करने के लिए हम सेल वर्ड यूज करते हैं, सेल की टर्म्स यूज करते हैं। तो कितने का, 10,000 रुपीज का, बीइंग गुड्स सोल्ड टू अजय। अच्छा जी, इसके बाद मैंने कहा कि गुड्स रिटर्न फ्रॉम अजय, सॉरी, अच्छा इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना, ये जो गुड्स रिटर्न फ्रॉम है, ये फ्रॉम नहीं आएगा, क्योंकि उससे तो हमने खरीदा है, गुड्स रिटर्न टू राम, क्योंकि हमने इसमें राम को वापस किया है, और इसमें क्या है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम अजय ऑफ ₹2,000, 2,000 रुपीज की गुड्स हमने वापस उससे पा लिए, रिटर्न हो गया है। तो देखिए अब इसकी एंट्री क्या होगी, जब आपने इसको उधार में माल बेचा, तो ये आपका क्या बन गया, डेटर, देनदार, तो डेटर आपका डेबिट होगा। वैसे मैं इसको अभी थोड़ा डिस्कस करूंगा, असेट्स को हम क्या होता है और लायबिलिटीज का क्या करते हैं। देखिए अब गुड्स रिटर्न किया अजय से गुड्स रिटर्न हुआ है, तो अब हमारे पास माल आया, तो सेल रिटर्न डेबिट, तो आप एंट्री करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अजय 2000 से, क्योंकि जब हमने इसको माल बेचा तो अजय डेबिट टू से, जब इससे माल वापस आया तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अजय। तो मेरे हिसाब से अब ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। अगर मेरे पास मैंने परचेज किया और वो रिटर्न किया, तो जिससे मैंने माल खरीदा था उसको मिल रहा है वापस, तो राम से खरीदा तो राम डेबिट टू परचेज रिटर्न, क्योंकि गुड्स रिटर्न टू राम। अब ये क्या है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम अजय, अजय से वापस आया माल, तो सेल रिटर्न डेबिट टू अजय। तो सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न आपको क्लियर होगा। अब इससे पहले मैं एक पॉइंट और भी थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देता हूं कि मैं अब आपको जर्नल एंट्री डालने के लिए कुछ और पॉइंट्स यूज करने के लिए बोलूंगा। कौन कौन से पॉइंट्स होंगे कि मोस्टली आपको जर्नल एंट्री करने के लिए फोकस करना है असेट्स और लायबिलिटीज पर। आपके पास दो टर्म्स होती हैं, पहली वाली थी क्रेडिट अकाउंट्स में आपने 2 पॉइंट्स यूज करते हो आप, डेबिट जिसको आप डीआर से लिख रहे हो, और एक पॉइंट यूज करते हो क्रेडिट जिसको सीआर से लिखते हो, ठीक है। तो अब देखिए मेरे पास 2 टर्म्स और भी हैं, असेट्स जो क्या होता है हमारा डेबिट, और
लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट और लायबिलिटीज का बैलेंस होता है क्रेडिट। अब मैं आपको थोड़ा सा, हालांकि एक आपकी स्पेशल टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन, उसमें भी इन सबको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को यहीं पर आपको इंटीग्रेट कराना चाहूँगा जर्नल के लिए। देखिए, वैसे मैं अगर आपसे बात करूँ फॉर एग्जांपल कि अगर कोई भी प्लस का बैलेंस है आपके पास, आपको वो बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो आप उसमें क्या करोगे? और प्लस करोगे। ऐसे कोई भी अगर प्लस का बैलेंस है, आपको वो बैलेंस कम करना है, तो आप उसमें माइनस करोगे। और अगर कोई भी आपका माइनस का बैलेंस है, अगर वो आपको बढ़ाना है, तो आप उसमें और क्या करोगे? और माइनस करोगे। क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल, मतलब आपके पास -10 है, अगर आपको माइनस की वैल्यू और बढ़ानी है, तो आप इसमें और माइनस करोगे, -2, जब जाके -12 होगा, तब जाके आपका ये -12 होगा। अगर ऐसे ही अगर ये आपको कम करना होता, -10, माइनस का बैलेंस कम करना होता, तो आप इसमें क्या करते? प्लस, तब जाके आपका -8 आता, कम हो सकता। देखिए, कहने का मतलब किसी भी बैलेंस को जो जिस नेचर का है, डेबिट या क्रेडिट, अगर उसमें ऐसा ही हम करेंगे तो वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, और उसके अपोजिट करेंगे तो वो कम होगा। कहने का मतलब अगर आपने असेट्स को परचेज किया तो असेट्स बढ़ी, तो असेट्स को आप डेबिट करते हो, और असेट्स को सेल किया तो असेट्स कम हुई, तो असेट्स को आप क्रेडिट करते हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैंने कहा आपने एक फर्नीचर परचेज किया है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 का है, 10,000 से। अब ये देखिए, इसमें क्या क्या आपने असेट्स को बढ़ाना, अगर आपको असेट्स मिल रही है, तो कौन सी असेट्स मिल रही थी? फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू बढ़ रही है, तो आपको फर्नीचर को क्या करना पड़ेगा? डेबिट, क्योंकि असेट्स का कौन सा बैलेंस है? डेबिट। और कैश की वैल्यू क्या हो रही है? कम, क्योंकि कैश जा रहा है आपके पास, तो कैश को आप क्या कर देंगे? क्रेडिट। ऐसे ही अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू, कोई भी लायबिलिटी बढ़ रही है या घट रही है, अगर कोई लायबिलिटी बढ़ रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट, क्योंकि लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, और क्रेडिट में अगर आप और भी क्रेडिट करोगे तभी जाके वो क्रेडिट होगा, बढ़ेगा, और अगर आप उसके अपोजिट करोगे तो कम हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे एक बात कहूँ, जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, गुड्स सोल्ड टू राम, तो आपने एंट्री करी राम डेबिट टू सेल 10,000 रुपीज का। इसमें ये राम आपका डेटर है, देनदार है, ये असेट्स है आपकी। असेट्स के लिए मैंने आपको 3 कंडीशन बताई हुई हैं, कंट्रोल, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट और पास्ट एफर्ट्स। अगर आपने राम को सेल किया है, तो राम आपका डेटर है, अब आपका उस पर कंट्रोल है, क्योंकि वो आपने उसको सेल किया है, सेल जो भी आपका इनवॉइस वगैरह आपने इशू किया होगा, तो आप उसे बाइंड करते हो, उस पर आपका कंट्रोल है। दूसरा, वो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा, पैसे देने वाला है। पास्ट एफर्ट्स, आपने पहले उसको सेल किया होगा, तभी जाके वो आपका असेट्स बना। तो देखिए, अब राम, इस केस में जब मैंने सेल किया तो राम डेबिट टू सेल। अगर सेल रिटर्न होता तो आप क्या एंट्री करते? सेल रिटर्न होता है तो आप एंट्री करते हो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम। अगर आपने राम से माल वापस रिसीव कर लिया, आपने उधार में बेचा और उसने माल आपको वापस रिटर्न कर दिया, तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम 2,000 रुपीज का। तो इस केस में आप सोचिए, देखिए कि जब आपकी असेट्स, मतलब कोई चीज बढ़ रही है तो आपने उसे डेबिट किया, अब ये राम आपका डेटर कम हो गया, असेट्स आपकी कम हो गई, तो आपने राम को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो इस, अब मेरा मेन पॉइंट क्या समझाने का आपको, कि किसी भी डेबिट बैलेंस असेट्स को बढ़ाना है तो उसे और डेबिट करना पड़ेगा, किसी भी डेबिट बैलेंस को कम करना तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। ऐसे किसी भी क्रेडिट बैलेंस को अगर बढ़ाना है तो उसको और क्रेडिट करेंगे, और किसी भी क्रेडिट बैलेंस को कम करना है तो उसे डेबिट करेंगे। कहने का मतलब आप देखिए, क्रेडिट बैलेंस के लिए आपने राम से उधार में माल खरीदा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 10,000 का, ये राम आपका क्या है? क्रेडिटर। अब आपने परचेज रिटर्न कर दिया, तो ये जो आपका अभी तक 10,000 का लेनदार था, अभी जो क्रेडिटर 10,000 का है, अभी कितने का रह जाएगा? आपने 2,000 का माल वापस कर दिया, तो अब आप उसे कितने अमाउंट देने वाले हो, कितना पैसा देने वाले हो इन फ्यूचर? 8,000। तो आप क्या करोगे? राम डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 2,000 से
अगर मैं अभी दोनों एंट्री को इंटीग्रेट मतलब कंबाइन करके देखूं तो परचेज किया 10,000 का राम से, राम का उधार बैलेंस आपके पास 10,000 रुपए का। अब आपने राम को 2,000 रुपए वापस कर दिए, 2,000 रुपए का माल वापस कर दिया, तो अब उसमें कितना बैलेंस बचा? मैंने कहा कि बैलेंस अमाउंट पेड टू राम, अमाउंट पेड टू राम। आपने बैलेंस अमाउंट राम को पे कर दिया, तो अब आप क्या एंट्री करोगे? राम को पैसा मिल रहा है, अब कितना मिलेगा? 10,000 से वो क्रेडिटर था आपका, और 2,000 का आपने उसको माल वापस कर दिया, तो अब राम कितने का क्रेडिटर आपका? 8,000 का। तो आप एंट्री करेंगे, राम को पैसा दिया आपने, तो राम डेबिट टू कैश 8,000 का, इसका अकाउंट सेटल हो गया। ऐसे अगर आपसे मैं यहाँ के लिए बात करूं, जब आपने राम को मतलब कि क्या किया, राम को सेल किया, तो राम आपका डेटर बन गया 10,000 रुपए का, आपको उसने माल वापस कर दिया, तो सेल रिटर्न करके राम को क्रेडिट कर दिया, फाइनली राम ने आपका पैसा दे दिया, तो अब आपको राम कितना पैसा देगा यहाँ पर? 8,000 रुपीज। तो आप एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू राम 8,000 रुपीज। आपको यहाँ कितना अमाउंट मिलेगा? 8,000 रुपीज का। अब इसका अकाउंट सेटल हो गया। तो मेरे हिसाब से परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न क्लियर है। एक आपको ये पॉइंट क्लियर होगा कि असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, और किसी भी डेबिट बैलेंस को बढ़ाना है, असेट्स को बढ़ाना है, तो आप उसको और डेबिट करेंगे, किसी भी क्रेडिट बैलेंस को आपको कम करना है तो आप उसको डेबिट करेंगे। मतलब कम करना है तो उसकी अपोजिट करो, जो जैसा अकाउंट है डेबिट है, बढ़ाना है तो और डेबिट करो, कम करना है तो क्रेडिट करो। ऐसे क्रेडिट बैलेंस है, बढ़ाना है तो और क्रेडिट करो, और कम करना है, डिक्रीज करना है तो उसे आप डेबिट करो, अपोजिट करो। तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा? डिस्काउंट की ट्रीटमेंट। जर्नल में एक ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम डिस्काउंट को किस तरीके से ट्रीट करेंगे। तो पहला पॉइंट तो यही है आपका कि डिस्काउंट आपका 2 टाइप्स का है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। देखिए डिस्काउंट, पहला वाला ट्रेड डिस्काउंट, ये होता क्या है? ट्रेड डिस्काउंट अलाउड बाय मैन्युफैक्चरर या फिर होलसेलर, अलाउड बाय मैन्युफैक्चरर या फिर होलसेलर टू रिटेलर। किसको देते हैं? वो रिटेलर को। किस पर्पज से देते हैं? ताकि वो एक बल्क में परचेज कर सके, बड़ी अमाउंट में, बड़ी मात्रा में, ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर सके। ये क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ ट्रेड दिया जाता है, जब हम सेल परचेज करते हैं तब दिया जाता है। कैश डिस्काउंट दूसरा वाला होगा आपका। देखिए ये तो एट द टाइम ऑफ ट्रेड कौन देता है? मैन्युफैक्चरर ऑफ ट्रेड। ट्रेड मतलब सेल परचेज, गिवन बाय मैन्युफैक्चरर या फिर होलसेलर। होलसेलर ये देते हैं किसको? टू रिटेलर, रिटेलर्स को देते हैं। ठीक है, ये सीधा एक फिक्स प्राइस पे दिया जाता है, एट ए फिक्स परसेंटेज फिक्स परसेंटेज पर दिया जाता है। इसको आप सीधा फिक्स परसेंटेज ऑन लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस या फिर इनवॉइस प्राइस। ठीक है, कि अगर आप इस क्वांटिटी से ज्यादा आप खरीदोगे तो हम आपको 10% या 20% जो भी होगा रेट, वो आपको इतना डिस्काउंट दे देंगे। डिडक्ट, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। आप इस वाले डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हो, बल्कि क्या करते हो? सीधा जो उसका इनवॉइस प्राइस है उसमें से सीधा डिडक्ट करके आप रिकॉर्ड करते हो। कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल, अगर आपका 100 रुपीज का कोई सेल प्राइस है 100 रुपीज का, और 10% उस पर डिस्काउंट दिया, 10 रुपीज का ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो आप उसको 100 का रिकॉर्ड नहीं करोगे, सीधा ही आप उसको किस प्राइस पर रिकॉर्ड करोगे? 90 रुपीज पर रिकॉर्ड करोगे। मतलब इस वाले 10 रुपीज के डिस्काउंट को आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे। क्या करोगे? सीधा इट इज डिडक्टेड from invoice price,
इनवॉइस प्राइस से सीधा डिडक्ट कर देंगे हम। देखिए नेक्स्ट वाला ट्रेड डिस्काउंट यही है, एट द टाइम ऑफ ट्रेड गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर और होलसेलर टू रिटेलर एट ए फिक्स परसेंटेज पर दिया जाता है, लिस्ट प्राइस पर, इनवॉइस प्राइस पर, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं बुक्स में, और डायरेक्ट क्या करते हैं बल्कि हम इसको डायरेक्ट फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस से सीधा इसको डायरेक्ट कर देते हैं। अब देखिए कैश डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन देखिए ये कौन सी टाइम दिया था, कैश ट्रांजेक्शन पर। किसको दिया था, अपने कस्टमर्स को या जिससे भी पैसे आने वाले। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे एक बात करूं कि आपने मान लो राम को माल बेचा और आपने कहा कि हम आपको 2 महीने के लिए क्रेडिट देते हैं, अगर आप उससे पहले पेमेंट पाना चाहते हो, आपका जो पॉलिसी है कंपनी की, बिजनेस की, जो भी है, जिस भी अकाउंटिंग मतलब जिस भी बिजनेस यूनिट की आप अकाउंटिंग कर रहे हो, उसकी एक पॉलिसी है कि 2 मंथ्स के लिए क्रेडिट में माल बेचते हैं। अब राम को माल बेच दे 2 महीने के लिए, अब क्या करती है कंपनी, एक पॉलिसी निकालती है, नई से एक रूल निकालती है कि जो भी पर्सन हमें 1 मंथ में या 15 डेज में या अर्ली पेमेंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट कर देगा, उसको हम स्पेशल 5%, 10%, 2% जो भी परसेंटेज होगा इतना डिस्काउंट देंगे। तो ये कब होगा कि कैश की ट्रांजेक्शन पर, ये कब होगा, ट्रेड, सेल या परचेज के टाइम पर। और ये वाला रिकॉर्डेड इन द बुक्स, इसको आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हो एज एक्सपेंस या एज इनकम। अगर आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ तो आपके लिए इनकम है, और अगर आपने डिस्काउंट दिया तो आपके लिए एक्सपेंस है, रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ठीक है, तो अब आप इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं हम करके। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर दूं, ट्रेड डिस्काउंट ट्रांजैक्शन के टाइम पर, सेल परचेज के टाइम पर दिया जाएगा, होलसेलर रिटेलर देंगे, सॉरी होलसेलर या फिर मैन्युफैक्चरर देंगे रिटेलर को, फिक्स परसेंटेज प्राइस पर देंगे, किस पर देंगे, फिक्स परसेंटेज, लिस्ट प्राइस या फिर इनवॉइस प्राइस पर, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, और डिडक्ट फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस से सीधा डिडक्ट कर देंगे। कैश डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, मतलब जब हम पेमेंट करेंगे या पेमेंट करने वाले हैं तो हमें डिस्काउंट मिलेगा। अगर हम किसी को पैसे दे रहे हैं तो कम देने पड़ेंगे। मान लो हमने किसी से उधार में माल खरीदा, हमको उसे पैसे देने हैं, 100 रुपये देना था, उसने कहा अगर आप मेरे को अभी पेमेंट कर दोगे तो आप 90 रुपीज दे दो, 10 रुपीज का मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो इस केस को हम बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन, मतलब कि कैश डिस्काउंट हुआ वो। अब रिकॉर्ड इन द बुक्स, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में सेपरेटली। देखिए क्वेश्चन, for example goods bought from Ajay of rupees 1 lakh at the rate 10% trade discount, ट्रेड डिस्काउंट पर आपने परचेज किया हुआ है। तो देखिए अब इसके हम एंट्री क्या करेंगे। आपने गुड्स खरीदा अजय से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। अगर मैं ये डिस्काउंट की बात नहीं करता, यहीं तक ट्रांजेक्शन होती तो आप इसे 1 लाख से रिकॉर्ड कर देते। लेकिन अब क्या है, ये एट द टाइम ऑफ ट्रेड है, सेल परचेज के टाइम पर है। कौन सा डिस्काउंट है, वैसे भी स्पेशली बोला हुआ है ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट में हम क्या करते हैं, ये इसका कौन सा प्राइस है, इनवॉइस प्राइस है। तो हमको क्या करना होता है, जो लिस्ट प्राइस है 1 लाख रुपीज, मैंने क्या बोला था, एट द टाइम ऑफ ट्रेड। और कौन क्या करते हो आप, इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हो, बल्कि इसको आप फिक्स परसेंटेज से जो भी कैलकुलेट करके सीधा वैल्यू से, इनवॉइस प्राइस से, लिस्ट प्राइस से डिडक्ट कर देते हो। तो आप क्या करोगे, माइनस ट्रेड डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट है आपका, 10%, 10,000 रुपीज का। तो इसकी वैल्यू कितनी बची, 90,000। तो कहने का मतलब आपका परचेज प्राइस ही कितना पूरा, 90,000 रुपीज। ठीक है, वैसे भी अगर मैं आपसे एक बात करूं एग्जांपल के लिए, मान लो अगर आप मार्केट में कुछ भी परचेज करने के लिए गए, आपने वहां जाके कोई भी गुड्स खरीदा, आप एक मार्कर ही लेने के लिए गए, इस मार्कर का प्राइस है 30 रुपीज, फॉर एग्जाम्पल 30 रुपीज, 50 रुपीज मान लेता है, 50 रुपीज इस मार्कर का प्राइस है। तो आपने जाके मार्कर ले लिया। अगर आप एक मार्कर खरीदते हो तो 50 रुपीज, 50 रुपए में देता है आपको। उसने आपको एक ऑफर दे दिया कि अगर आप 10 मार्कर खरीदोगे तो कितने के बने, 500 रुपए के बने। लेकिन वो कहते थे कि मैं आपको ये 40 रुपीज का एक मार्कर दे दूंगा।
मतलब कि पहले इसका जो प्राइस था, जो भी इसका प्राइस था 50 रुपीज है पर मार्कर, लेकिन उसने आपको एक स्पेशल डिस्काउंट दिया कि अगर आप 10 मार्कर खरीदोगे तो मैं इसको आपको 40 रुपीज में दे दूंगा। अगर आप 10 मार्कर 50 रुपए में खरीदते तो 500 के आते। ये तो था बिना डिस्काउंट के। उसने जब आपको स्पेशल डिस्काउंट दिया हुआ है तो आपको 10 मार्क्सर 40 रुपीज पर मार्कर 400 रुपए मिल जाएंगे। तो ये वाला जो डिस्काउंट है 100 रुपीज का, ये कौन सा वाला डिस्काउंट है आपका? ट्रेड डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ ट्रेड, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता कि आप ये उधार में खरीद के लेके आते, 500 का या 500 में लेके आते, 400 में लेके आए, जो भी है, आप इसको 400 में ले आए, उसने आपको, क्योंकि आपने 10 मार्कर खरीदे और इतना दे दिया। आपने कहा कि मैं आपको 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा या फिर 1 महीने बाद पेमेंट करूंगा। तो उसने आपसे फिर कहा कि आप मेरे को अभी पेमेंट कर दो, मैं आपको 5% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दूंगा। 5%, 2% या 1% या कुछ भी है, 5% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दूंगा। तो इसका 5% 20 रुपीज। तो अब आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? आप इससे -20 करके कितना देना पड़ेगा? 380 अमाउंट पे करना पड़ा। अब देखिए इस पूरे केस में क्या है, ये वाला तो केस है आपका ट्रेड डिस्काउंट का एट द टाइम ऑफ सेल, मतलब सेल परचेज का पॉइंट है आपका। और ये वाला किससे रिलेटेड था? कैश पेमेंट से। तो ये वाला कौन सा डिस्काउंट है आपका? ये वाला कैश डिस्काउंट। अब देखिए आपको क्या करना होता है, जब आप इसकी एंट्री डालोगे तो आप एंट्री क्या डालोगे? परचेज अकाउंट डेबिट। आपने परचेज किया, कितने का परचेज किया? 400 रुपए का। मैंने क्या बोला था कि ट्रेड डिस्काउंट को सीधा वैल्यू से लेस करके दिखाओगे। तो अब आप ये कहोगे, क्या कहोगे आप कि भाई मेरे 500 रुपए के बन रहे थे लेकिन मैं उसको 400 रुपए देके 10 मार्कर ले आया। तो आप कहोगे मैंने इन मार्कर्स को, इसकी वैल्यू है 400 रुपए, 400 में खरीदा है। ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके रिकॉर्ड करते हो आप। कैश वाले डिस्काउंट का क्या करते हैं भाई? आपने अब टू कैश, कितना कैश पे किया? 380। आपने गुड्स खरीदा 400 का और पे किया 380 रुपए का। तो ये जो 20 रुपए का डिफरेंस है, ये कौन सा वाला डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट। लेकिन कैश डिस्काउंट को तो आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हो। तो अब ये डिस्काउंट आपको मिला, आपको पैसे देने थे 400 रुपए, लेकिन आपने अर्ली पेमेंट करी तो आपको 20 रुपए का और डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट मिलना आपके लिए क्या हो गया? इनकम। और इनकम को आप क्या करते हो? नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट। तो टू डिस्काउंट रिसीव, रिसीव अकाउंट 20 रुपीज का। तो ये समझ आया होगा रफली। अब देखिए वही मैं कर रहा हूँ भाई, आपने गुड्स खरीदा है अजय से 10,000 का, 10% डिस्काउंट पर। तो कितने का गुड्स खरीदा आपने? 10,000, 1 लाख रुपए का नहीं खरीदा। 1 लाख रुपए में से आपने 10,000 का डिस्काउंट मिल गया, तो आपने 90,000 रुपए की वैल्यू का माल खरीदा है, 90,000 रुपीज का माल खरीदा है। अब आपको कुछ टाइम बाद अजय ने कहा कि आप मेरे को अभी पेमेंट कर दो, मैं आपको एक्स्ट्रा 5% का डिस्काउंट और दे दूंगा। तो इसका 5% डिस्काउंट अब मैं सेकंड ट्रांजेक्शन जब करूंगा, तो अब मैंने जब उधार में माल खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय, अजय मेरा क्या बन गया? क्रेडिटर, लायबिलिटी। अब मैं अजय से पैसे, मतलब अजय को पैसे दे रहा हूं, पे कर रहा हूं, तो अजय डेबिट टू कैश, ये एंट्री होगी। भाई मैंने कहा कि 90,000 रुपीज आपको देना है, लेकिन आपको एक और डिस्काउंट मिल गया। उसने कहा कि आप मेरे को जल्दी से पेमेंट कर दो, मैं 5% का आपको और डिस्काउंट दे दूंगा। तो इसका 5% डिस्काउंट कितना बना? 4500 रुपये, 4,500 रुपये ना, 4,500। तो अब आपको कितनी अमाउंट पे करना पड़ा? भाई अजय का बैलेंस कितने का था? 90,000 का। तो ये तो फुल सेटल करना पड़ेगा आपको। लेकिन आपने कैश पे कितना किया? आपने कैश पे किया 90,000 माइनस 4,500, तो ये आपका 95,500। आपने कैश कितना पे किया? सॉरी 85,500, 85,500। बाकी क्या था? टू के डिस्काउंट रिसीव, रिसीव अकाउंट। कितने का डिस्काउंट रिसीव किया आपने? 4,500 रुपये का। तो ये आपकी इनकम है। देखिए क्या है, परचेज किया उधार में, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। 10,000 रुपये का माल था, सॉरी 1 लाख रुपए का माल था आपका, गुड्स 1 लाख रुपए की थी, 1 लाख रुपीज का था इसका लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस में पहले आपने ट्रेड डिस्काउंट लेस किया होगा, क्योंकि इस डिस्काउंट को आप डायरेक्टली डिडक्ट करते हो वैल्यू से, लिस्ट प्राइस से। तो आपने इसको डिडक्ट करके तब आपने अपनी परचेज की एंट्री को रिकॉर्ड किया। उसके बाद जब आपने पेमेंट रिसीव किया या पेमेंट पे किया, तब आता है कैश डिस्काउंट को मैटर। तो आपने इसमें जब पेमेंट किया तो आपको डिस्काउंट मिला, क्योंकि उसने कह दिया कि आप मेरे को जल्दी पेमेंट कर रहे हो,
तो आप मेरे को थोड़ा सा और डिस्काउंट के बाद पेमेंट कर दो। तो मैंने और कितना 5% डिस्काउंट और मेरे को मिल गया, 5% का डिस्काउंट और भी मिल गया, तो मेरे को पेमेंट कितना करना पड़ा, 80,500। तो मेरे हिसाब से ये दोनों एंट्रीज आपको क्लियर होंगी। अब देखिए ये तो था परचेज का। अब मैं एक एग्जांपल सेल का लेता हूँ और क्लब करके लेता हूँ जिसमें दोनों ही डिस्काउंट होंगे हमारे। दोनों ही डिस्काउंट लेता हूँ। देखिए गुड्स सोल्ड टू वरुण, वरुण को हमने गुड्स सोल्ड किया है ₹2 लाख, 2 लाख रुपीज का हमने गुड्स सेल किया है एट द रेट 20% ट्रेड डिस्काउंट। एंड पहले ये पॉइंट रहने दो, सिंगल कर करके हम एंट्री करेंगे। तो इस टाइम पे आपने वरुण के लिए सेल किया, तो एंट्री क्या क्या हुआ, आपने वरुण को सेल किया, वरुण डेबिट टू सेल, सेल्स अकाउंट, कितने का सेल किया आपने। अब देखिए ये है आपका लिस्ट प्राइस, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है तो आपका ये लिस्ट प्राइस है, तो आप सीधा इससे ट्रेड डिस्काउंट को कम करोगे तब आप रिकॉर्ड करोगे। तो आपका जो लिस्ट प्राइस है, इनवॉइस प्राइस है 2 लाख रुपीज का, आप इसमें से माइनस करोगे ट्रेड डिस्काउंट को, 20% कितना आया 40,000 रुपीज, तो ये आया 1,60,000। तो आपने रिकॉर्ड किया 1,60,000 की एंट्री आपने रिकॉर्ड कर दी होगी, क्योंकि आपने वरुण को सेल किया है 1,60,000 रुपीज का। इसके बाद मान लो आपने वरुण से पेमेंट रिसीव किया और आपने उसको स्पेशल डिस्काउंट और दे दिया 10% का, ट्रेड डिस्काउंट 90% का, कैश डिस्काउंट, आपने पेमेंट रिसीव फ्रॉम वरुण एट द रेट 10% कैश डिस्काउंट। और वैसे भी पेमेंट का पॉइंट है तो कैश डिस्काउंट होगा। देखो इस वाले डिस्काउंट को आपने बुक्स में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया, सीधा वैल्यू से डेबिट किया, लेकिन ये वाला कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट, इसको आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो आप ही बताइए पहले तो 1,60,000 की वैल्यू पर 10% आपका डिस्काउंट कितना आया, 16,000 रुपीज। 160 में से आपको 16,000 का डिस्काउंट मिल गया, तो आपने पे कितना किया, 4 कैरी किया, 5 1 4 1 1,44,000 की आपने पेमेंट की। तो देखो आपको पे कितना करना था, वो आपका रिसीव, पेमेंट रिसीव फ्रॉम, आपको कैश मिला, वरुण से कितना कैश मिला आपको 160 मिलना था, लेकिन उससे आपको अगली पेमेंट हुई तो आपने उसको 10% का कैश डिस्काउंट दिया, तो आपको कितना अमाउंट मिला 1,44,000 का। तो आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट टू वरुण। देखिए कैश आपको मिला 1,44,000 का, और वरुण का अकाउंट कितने का था 1,60,000 का, क्योंकि उसने पूरा अकाउंट सेटल कर दिया अपना, उसने तो पूरा सेटल कर दिया, लेकिन आपको कैश मिला 144। तो आपका ये 16,000 का क्या हुआ, एक्सपेंस, खर्चा, खर्चे को आप क्या करोगे डेबिट, डिस्काउंट अलाउड आपके लिए क्या है, खर्चा, तो आप एंट्री करोगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 16,000 का। तो एंट्री समझ आई, सिंपली सेल किया उधार में क्रेडिट में, तो वरुण डेबिट टू सेल, पेमेंट आपने जब रिसीव करी तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वरुण। ये क्यों किया ऐसा, भाई आपका ये डेटर है, इससे पैसा आया लेकिन कम आया तो कुछ खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस को आप सेपरेटली डेबिट करते हो, इसलिए हम कैश डिस्काउंट को अलग से बुक्स पर रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ये आपका था डिस्काउंट का पॉइंट। एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर हम डिस्काउंट के पॉइंट को ओवर करते हैं। एक थोड़ी एंट्री इस तरीके की लेते हैं जिसमें हम क्लब करके पूरा डेटा ले लेते हैं एक ही एंट्री में, और जिसमें कुछ पेमेंट आपकी पार्ट्स में होती है, परचेज का लेते हैं, एक सेल का लेते हैं, दोनों ही एंट्री करते हैं। दो एग्जांपल ले लेते हैं। पहला वाला ये है गुड्स परचेज फ्रॉम अजय ऑफ ₹20,000।
2 lakhs at the rate 20% ट्रेड डिस्काउंट। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है पूरा लिखने में। ट्रेड डिस्काउंट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड आपने कुछ परचेज किया है तो पेमेंट करी एंड हाफ पेमेंट वर मेड एट द रेट 10% कैश डिस्काउंट। पॉइंट को दोबारा से समझो। हमने गुड्स खरीदा है अजय से 2 लाख रुपए का, तो ये लिस्ट प्राइस हो गया 2 लाख रुपए का, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट का। हाफ पेमेंट वर मेड, हमने कैश में पेमेंट कर दी हाफ इमीडिएटली, तभी कर दी हाफ पेमेंट वर मेड एट द 10% कैश डिस्काउंट। तो अब इसमें एक तो 2 पॉइंट्स हैं, आपने परचेज किया है, क्रेडिट में भी किया है और कैश में भी किया है, क्योंकि हाफ पेमेंट हो गई तो हाफ तो कैश में हो गया और हाफ क्या हो गया, क्रेडिट में हो गया। तो क्रेडिट वाली परचेज को तो आप नाम पर रिकॉर्ड करते हो, जिस पर्सन से खरीदा है उसके नाम पर रिकॉर्ड करते हो, और कैश वाले को कैश ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करते हो। तो देखिए पहले इसकी कैलकुलेशन देख लीजिए। पहले लिस्ट प्राइस है आपके पास कितना, 2 लाख रुपीज का। थोड़ा अच्छे से समझना इस पॉइंट को। माइनस करोगे आप ट्रेड डिस्काउंट 20%, तो 40,000 बना आपका। तो आपका जो परचेज वैल्यू बना 1,60,000 का, ये है परचेज, ये वाला। अब यहां से पॉइंट स्टार्ट होता है, इसमें से कुछ तो है कैश वाला और कुछ है क्रेडिट वाला। तो पहले क्रेडिट वाला एक्सक्लूड करो अलग से, क्योंकि क्रेडिट वाले पर हम कैश डिस्काउंट नहीं कंसीडर करते हैं। कैश डिस्काउंट ओनली ऑन कैश पोर्शन पर हम कंसीडर करते हैं। तो देखिए ये क्रेडिट 50% है इसका, हाफ तो आया आपका 80,000, और ये वाला है आपका कैश 80,000 का। अब ये 50% की बजाय 40-60 हो सकता है, 30-70 हो सकता है, वो जो भी आपको दिया हुआ है अकॉर्डिंग दिस द क्वेश्चन। तो आप क्या करोगे, इस 80,000 का तो क्रेडिट के उसके नाम पर रिकॉर्ड कर दोगे, इस 80,000 पर फिर से कैश डिस्काउंट कंसीडर करना पड़ेगा आपको, जो कि कितना था, माइनस करोगे कैश डिस्काउंट 10% 8,000, तो आपका कितना कैश पेमेंट किया आपने, 72,000 कैश पेड 72,000। अब आप इसकी जनरल एंट्री करिए। परचेज किया तो परचेज ऑन डेबिट, उधार में किया तो टू राम, कैश में किया तो टू कैश, अजय था, ये राम नहीं था, इसमें अजय नाम था, टू कैश। और डिस्काउंट आपको रिसीव हुआ क्योंकि आपको पेमेंट करनी थी 80,000, लेकिन आपको कैश डिस्काउंट मिल गया 8,000 का, तो पेमेंट आपको कम करनी पड़ी, तो डिस्काउंट आपको रिसीव हुआ, इनकम हुई, इनकम को आप क्या करते हो, क्रेडिट। तो टू डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव। अब देखिए परचेज कितने का किया आपने, 1,60,000 का, ये वाला परचेज किया 1,60,000 का। उधार में क्रेडिट में कितना किया, 80,000 का। कैश में कितना किया, 80,000 का किया, बट उसमें से कैश कितना पे किया आपने, 72,000 का आपने कैश पे किया। तो कैश जितना गया उतना आप रिकॉर्ड करोगे, बाकी आपका इनकम हो गया 8,000 का डिस्काउंट रिसीव। ये वाली एंट्री सभी को समझ आई होगी। इसके साथ मैं सेल की एंट्री लेता हूं। गुड्स सोल्ड टू वरुण ऑफ ₹1 लाख। आपने 1 लाख रुपए की गुड्स सेल करी है वरुण को ऑफ ₹1 लाख एट द रेट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 60% पेमेंट वर मेड, पेमेंट वर रिसीव, क्योंकि इसमें सेल किया तो रिसीव हुआ, 60% पेमेंट रिसीव एट द रेट 10% कैश डिस्काउंट। ठीक है, दोनों एंट्री में समझ आया, ये परचेज किया है, सेल किया है। तो अब आप एंट्री करोगे वही, चलिए आप इसको कैलकुलेट करिए। चलो इसका कैलकुलेशन मैं यहाँ कर देता हूँ। देखिए मेरे पास लिस्ट प्राइस है 1 लाख रुपीज का। सबसे पहले बिना वो सोचे समझे ट्रेड डिस्काउंट है तो माइनस कर दीजिए, माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना है 20%, 20% इसका कितना अपना 20,000। तो आपने जो सेल किया वो 80,000 का किया, क्लियर। तो 80,000 का आपने सेल किया। अब इसमें से कुछ सेल है क्रेडिट में और कुछ है कैश में। तो पहले क्रेडिट वाला देखिए,
कैश में कितना है 60%, तो क्रेडिट में कितना हुआ 40%। टोटल तो हमारी 100% होती है, जिसमें से 60 कैश में, तो कितना हुआ क्रेडिट में 40%। तो इसका 40% कितना है 32,000 का, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। इसके बाद बाकी जो 60% है कैश, ये कितना हुआ 48,000 का, ये आया हमारा 48,000 का। अब जो हम कैश डिस्काउंट कंसीडर करने वाले हैं, क्रेडिट पर नहीं करते, कैश वाले पोर्शन पर करते हैं, और कैश डिस्काउंट कितना था हमारा 10%, तो 10% कितना होगा इसका 4800, ये है हमारा कैश डिस्काउंट। तो अब आपने पेमेंट कितना किया 2 कैसे 3 4 43,200 का आपने पेमेंट रिसीव किया, कैश मिला आपको। तो आपने सेल किया उधार में भी और कैश में भी। जब आप उधार में सेल करते हो तो आप एंट्री क्या करते हो, मान लो जिसको भी सेल किया उसको डेबिट टू सेल, कैश में किया तो कैश डेबिट टू सेल। तो इसमें तो दोनों ही है, जिसको उधार में सेल किया वरुण को तो वरुण डेबिट, कैश मिला कैश अकाउंट डेबिट। आपको ये डिस्काउंट देना पड़ा, आपको पेमेंट रिसीव होनी थी 48,000, लेकिन आपको पेमेंट मिली 43,200, तो ये वाला डिस्काउंट आपको देना पड़ा। और डिस्काउंट अलाउड आपके लिए क्या होता है एक्सपेंस, खर्चा। तो आप क्या रिकॉर्ड करोगे, डिस्काउंट अलाउड खर्चा हो गया तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी आप डेबिट करोगे टू सेल्स अकाउंट। देखिए वरुण को आपने क्रेडिट में कितना सेल किया 32,000 का, ये वाला अमाउंट। कैश कितना आपने रिसीव किया 43,200 का, क्लियर है। डिस्काउंट कितना दिया आपने 4800 का। उसके बाद सेल कितने का किया आपने, टोटल सेल आपने किया था, सेल वैल्यू आपकी 80,000 की। तो मेरे हिसाब से समझ आया होगा। मैं अब दोबारा से इसको एक बार थोड़ा समराइज करा दूं। सबसे पहले आपको ट्रेड डिस्काउंट को लेस करना है, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वही आपकी सेल या परचेज की वैल्यू होगी। उसमें से अब आपको देखना कैश में है या क्रेडिट में है। क्रेडिट कैश का पोर्शन आप कैलकुलेट करिए, जितना क्रेडिट का, पहले आप क्रेडिट कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि उस पर आप कैश डिस्काउंट को कंसीडर नहीं करते हो, तो क्रेडिट वाला उसके नाम पर डाल दोगे, क्योंकि क्रेडिट वाला नाम पर होता है, और कैश वाला कैश में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन हुई है वो। तो कैश वाली ट्रांजेक्शन पर आपको कैश डिस्काउंट भी कंसीडर करना है। अगर आप परचेज किया आपने तो पेमेंट करनी पड़ी, तो कम पेमेंट करनी पड़ी तो डिस्काउंट आपको रिसीव हुआ, तो डिस्काउंट रिसीव आपका इनकम हुआ। और अगर आपने सेल किया तो आपको पैसा मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा तो आपको डिस्काउंट देना पड़ा, तो डिस्काउंट अलाउड आपके लिए क्या हो गया एक्सपेंस हो गया। तो इस तरीके से हम इनको रिकॉर्ड करते हैं। तो मेरे हिसाब से आज के लिए काफी है। तो डिस्काउंट का पॉइंट क्लियर है। आप अपनी बुक से जो भी आपके राइटर्स के पास जो भी बुक हो, आप किसी भी राइटर की बुक लीजिए, वो कोई इशू नहीं है। आप उनके क्वेश्चंस करके देखिए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इश्यू बनता है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप करके अपने क्वेश्चंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हो। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9813282733, ये वाला नंबर है। आप इस नंबर पर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो अपनी जो भी प्रॉब्लम है। कोई क्वेश्चन आपको अगर समझ नहीं आता है तो आप अपना नाम मेंशन करके क्वेश्चन की पिक सेंड करके मैं उसकी या तो वीडियो बना के या आपको उसी व्हाट्सएप पर उसका आंसर सॉल्व करा दूंगा। ओके, थैंक यू।